डियर फ्रेंड्स, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत आपका नोदी लॉ चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम CPC पर वीडियो डाउनलोड करते हैं और हम ऑर्डर 7 रूल 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम ऑर्डर 7 रूल 9 पर चर्चा करेंगे। पहले हमने ऑर्डर 7 रूल 8 तक पूर्ण रूप से चर्चा की। मुझे आशा है कि आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी और आपने सब्सक्राइब चैनल को कर लिया होगा। यदि ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अब मैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए ऑर्डर 7 के रूल 9 की तरफ आता हूँ। और ऑर्डर 7 का रूल 9 क्या कहता है? प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, यानी मुकदमा वाद पत्र जब ग्रहण कर लिया जाता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। कहता है कि जहाँ पर कोर्ट ये आदेश देता है कि ऑर्डर 5 रूल 9 के तहत वादी दावा प्रस्तुत होने पर और प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादी पर सम्मन जारी होने का आदेश होने पर डुप्लीकेट सम्मन्स अदालत में जमा करवाएगा और सारी प्लेंट की कापियां अदालत में जमा करेगा। तो ये जो है विद इन 7 डेज उसने जमा करवानी होंगी और 7 दिन के अंदर जमा करवाते वक्त उसके साथ में सम्मन की रिक्विजिट कोर्ट फीस, जो वांछित फीस है जिसको उर्दू में तलबाना कहते हैं, वो भी जमा करनी होगी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी के लिए तो सब सेक्शन 2 भी इंसर्ट कर दिया है 9 के बाद। और उसके अंदर ये कहा गया है कि प्लेंटिफ सेल विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट और एक्सटेंडेड बाय इट अंडर सब रूल 1 फाइल सम्मन्स इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म in a duplicate after being duly filled in for each of the defendants and pay the requisite fee for the service thereof on the defendants। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की ये अमेंडमेंट सब रूल 2 इंसर्ट की गई है। अब जो है आप देखेंगे कि रूल 10 क्या कहता है? रिटर्न ऑफ प्लेंट। जब प्लेंट वापस हो गया तब क्या प्रक्रिया होगी और कैसे क्या होगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A, यानी 10A हम बाद में पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 10A द प्लेंट शैल एट एनी स्टेट ऑफ द सूट बी रिटर्न्ड to be presented to the court in which the suit should have been instituted। यानी क्या कहता है कि नियम 10 के उपबंध के होते हुए, अधीन रहते हुए वाद पत्र यानी वाद को किसी भी प्रक्रम, किसी भी स्टेज पर क्या किया जा सकता है? उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाता है या जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था। यानी रूल 10A ये कहता है कि वाद पत्र किसी भी स्टेज पर उस सक्षम न्यायालय में जहां वाद दायर होना चाहिए था, दायर करने के लिए लौटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक इसके अंदर स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दी गई है। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट, यदि कोई शंका है
तो उस शंका के समाधान के लिए, उसको दूर करने के लिए ये घोषित किया जाता है कि अपील या रिवीजन जो भी हो, उसके अंदर ये डायरेक्शन दी जा सकती है कि आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री पास्ड इन सूट के रिटर्न ऑफ द प्लेंट अंडर दिस सब रूल, के स्पष्टीकरण ये दिया गया है कि सभी शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि अपील या रिवीजन न्यायालय वाद में पास की गई डिग्री को अपास्त करने के बाद इस उपनियम के तहत वाद पत्र को लौटाने का निर्देश दे सकता है। अब उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहता है? प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। जब प्लेंट लौटा दिया गया तो उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? इसमें कहता है ऑन रिटर्निंग ए प्लेंट द जज शैल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। जब वाद लौटा दिया जाएगा कि सक्षम न्यायालय में या फलां जगह दायर किया जाए, तो द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न, यानी जिस दिन लौटाया उसकी और जिस दिन दायर किया जाना है उसमें पेश किया जाना है वो तिथि देते हुए पार्टी को कौन प्रेजेंट करेगा ये हिदायत देते हुए एक छोटा सा संक्षेप सा मतलब अपना टिप्पणी, अपना कथन वो पृष्ठांकित करेगी। ये इस सब सेक्शन के अंदर कहा गया है। अब इसके बाद आता है रूल 10A, पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स ए डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर द रिटर्न। जब वाद पत्र लौटा दिया गया तो उसके पश्चात फाइल किए जाने हैं उस न्यायालय में अपीयरेंस के लिए तारीख निश्चित करने की न्यायालय की सख्ती। वो क्या सख्तियां हैं कि इसके अंदर पहली बात क्या कही गई है कि जहां पर एक दावे के अंदर प्रतिवादी पेश हो चुका है और कोर्ट इस निश्चय पर आ गई है कि मुकदमा वापस किया जाना चाहिए, इट शैल बिफोर डूइंग सो, कोर्ट ऐसा करने से पहले इंटीमेट्स इट्स डिसीजन टू द प्लेंटिफ, वादी को ये सूचना देगा कि ये दावा मैं वापस करने जा रहा हूँ। और फिर वादी क्या करेगा? स्पेसिफाइंग द कोर्ट, यानी जहाँ कोर्ट ने ऐसी इंटेंशन जाहिर कर दी या ऐसी इंटीमेशन वादी को दी सब रूल 1 के तहत, प्लेंटिफ में मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। प्लेंटिफ जो है कोर्ट को एक दरख्वास्त दे सकता है कि क्या कहेगा कि जी वो इस प्लेंट को वहाँ पर जो प्रपोज करना चाहता है और आफ्टर इट्स रिटर्न जो ये इसे मिल जाएगा तो मिलने के बाद वो वहाँ उसको प्रस्तुत कर देगा। तो जहाँ वादी उपनियम 1 के अधीन सूचना दी गई है वहाँ वादी न्यायालय से क्या करेगा? उस न्यायालय को स्पेसिफाई करते हुए जिसमें ये वाद पत्र लौटाए जाने के पश्चात वाद पत्र प्रस्तुत करने की प्रस्थापना करता है, ये बताएगा। ये प्रार्थना पत्र करते हुए कि न्यायालय उक्त न्यायालय के पक्षकारों को अपीयरेंस के लिए तारीख निश्चित कर दे। वो कहेगा कि ठीक है मैं उस तारीख को इसे वहाँ प्रस्तुत कर दूंगा और आप हमें तिथि दीजिए। यह अनुरोध करते हुए इस प्रकार नियत तारीख की सूचना उसे और प्रतिवादी को दी जाए। अब वो क्या करता है? 3 क्या कहता है? सब रूल 3 यानी रूल 10A का सब रूल 3 वो कहता है कि जहाँ वादी द्वारा उपनियम 2 के अधीन आवेदन किया जाता है वहाँ न्यायालय वाद पत्र लौटाए जाने से पहले और इस बात के होते हुए भी कि उसके द्वारा वाद पत्र के लौटाए जाने का आदेश इस आधार पर किया गया है या किया गया था कि उसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं थी। कोर्ट ने ये मानते हुए कि कोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन टू पास एनी ऑर्डर
और टू हियर द प्रोसीडिंग्स। तो ये मतलब उसने सब इस नियम के तहत क्या कहा कि वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2, द कोर्ट शैल बिफोर रिटर्निंग इट and notwithstanding that the order for return of appellant was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit। इसको ध्यान से समझेंगे कि फिक्स ए डेट फॉर अपीयरेंस, वहाँ पर दोनों पार्टियों को पेश होने की तारीख देगा। इन विच द प्लेंट इज प्रपोज टू बी प्रेजेंटेड, जिस कोर्ट में प्लेंट प्रेजेंट किया जाना है वहाँ पर दोनों पक्षों को पेश होने की तारीख देगा। दूसरा क्या कहता है, सब रूल 3 का सब सेक्शन बी कहता है गिव टू द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट नोटिस ऑफ सच डेट फॉर अपीयरेंस, कि दोनों पार्टियों को इस बात का नोटिस देगा कि यू विल अपीयर ऑन सच एंड सच डेट बिफोर द सच एंड सच कोर्ट। अब 4 क्या कहता है, सब सेक्शन 4 कि जहाँ ये नोटिस दे दिया गया फॉर द अपीयरेंस सब सेक्शन 3 के तहत, वहाँ जब मुकदमा पेश हो गया, इट शैल नॉट बी नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं कि प्लेंट प्रेजेंट होने के बाद, वहाँ से रिटर्न होने के बाद और वहाँ प्रेजेंट होने के बाद डिफेंडेंट के ऊपर कोई सम्मन जारी किया जाएगा। अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट सो, जब तक न्यायालय कोई इस तरह का आदेश नहीं देता या उचित समझे कि वह कोई कारण दे करके कि इसलिए सम्मन भेजने अनिवार्य हैं, भेज सकता है। अन्यथा जब प्लेंट रिटर्न हो गया और दोनों पार्टियों को सूचना होगी तो अलग से सम्मन भेजने की आवश्यकता नहीं है। और इसका अगला क्या कहता है, 4 का बी, द सेड नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी ए सम्मन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, यानी जो वहाँ पर नोटिस दे दिया गया था दैट इज द सम्मन फॉर द पार्टीज फॉर द डिफेंडेंट इन द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रेजेंटेड ऑन द डेट सो फिक्स्ड, जब एक तारीख दोनों पक्षों के नोटिस के बाद फिक्स कर दी गई तो दैट इज द नोटिस टू द पार्टी। और इसका सब रूल 5 क्या कहता है, वेयर द एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2 इज अलाउड बाय द कोर्ट, द प्लेंटिफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिटर्निंग द प्लेंट। क्या कहता है 5 के अंदर क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि वेयर द एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2, सब रूल 2 में क्या था कि जी मैं इस तारीख को, जो तारीख न्यायालय देगा उस तारीख को प्लेंट वहाँ पेश कर दूंगा। जब इस तरह की एप्लीकेशन उसने दे दी एंड दैट हैज बीन अलाउड, द प्लेंटिफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिटर्निंग द प्लेंट। यदि उसने वहाँ पर ऐसा लिख करके दे दिया सब रूल 2 के तहत, जैसा कि ऊपर हमने चर्चा की थी, तो फिर उसको अपील का अधिकार नहीं होगा। वरना ये ऑर्डर 43 नियम 1 के तहत अपीलेबल ऑर्डर है। रिटर्निंग ऑफ द प्लेंट इज अपीलेबल ऑर्डर एंड अपील कैन बी फाइल्ड अंडर ऑर्डर 43 रूल 1। अब जो है हम इसका दूसरा सब सेक्शन 7 का 10B देखेंगे। 10B क्या कहता है कि पावर ऑफ एपीलेट कोर्ट टू ट्रांसफर सूट टू द प्रॉपर कोर्ट, यानी एपीलेट कोर्ट के द्वारा प्रॉपर न्यायालय को वाद अंतरित करने की, अपील न्यायालय की शक्तियां क्या हैं। इसके अंदर क्या कहा गया है, वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फ्रॉम द रिटर्न ऑफ द प्लेंट, जहां प्लेंट रिटर्न करने का ऑर्डर हुआ और उसकी अपील हो गई, तो कोर्ट हियरिंग द अपील, वो न्यायालय जो अपील सुन रहा है, यदि उस आदेश को कन्फर्म कर देता है
यानी प्लेंट रिटर्न वाले आदेश को कन्फर्म कर देता है। द कोर्ट ऑफ अपील मे इफ द प्लेंटिफ बाई एन एप्लीकेशन सो डिजायर्स while returning the plaint direct plaintiff to file the plaint subject to the provisions of the limitation act। तो रिटर्न करते दफ़ा वो कह सकता है कि द प्लेंट शुड बी टेकन सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इन द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड वेदर सच कोर्ट इज विद इन और विदाउट द स्टेट। चाहे वो न्यायालय उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है या उससे बाहर के क्षेत्राधिकार में है, तो अपील की सुनवाई के वक़्त वो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन केस को दायर करने की अनुमति दे सकता है। एंड फिक्स ए डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। अपीलीय न्यायालय भी दोनों पक्षों को पेश होने के लिए एक निश्चित तिथि तय कर सकता है और दोनों पार्टियों को ये कह सकता है कि उस दिन वहाँ पर पेश हों और वादी को ये हिदायत दी जा सकती है कि आप प्लेंट को वहाँ पेश करें। तो इस प्रकार से जब ये तिथि निश्चित की जाती है तो फिर वही बात कि देयर इज़ नो नेसेसिटी या इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इशू द समन्स टू द डिफेंडेंट एफ्रेश, यानी दोबारा से उसको नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है और जो वो ऑर्डर है वो अपीयरेंस के लिए सम्मन ही समझा जाएगा। और सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि द डायरेक्शन मेड बाय द कोर्ट अंडर सब रूल 1 शैल बी विदाउट एनी प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू क्वेश्चन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज फाइल्ड टू ट्राई द सूट। इसके अंदर बहुत साफ कर दिया गया है, बहुत विशेष रूप से ये कहा गया है कि न्यायालय द्वारा उपनियम 1 के अधीन किए गए किसी भी डायरेक्शन को पक्षकारों के उन अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उस न्यायालय की जिसमें वाद पत्र फाइल किया जाना है या फाइल किया गया है वाद का विचारण करने की अधिकारिता को पर्सनगत करने के संबंध में है। मीनिंग देयर बाई टू पुट इट इनटू प्लेन वर्ड्स, ये कहना है कि जब किसी भी न्यायालय में जिसमें वाद दायर किया गया है वहाँ पर जुरिडिक्शन का पर्सन नहीं उठाया जाएगा या किसी भी पक्ष को वो प्रतिकूल प्रभाव नहीं देगा। ये सब सेक्शन 10 ख कहता है, 10 बी कहता है। और इस प्रकार से हमने आज ऑर्डर 7 के रूल 9, 10, 10A और 10B को पढ़ा। कल या आगे हम एक अकेला वीडियो ऑर्डर 7 रूल 11 के ऊपर डालेंगे, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी सा है। तो इसलिए मैं उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट यानी अकेले के ऊपर वीडियो डालना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।